हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर और आपका जो पहला एनिमल है उसमें हम डिस्कस कर रहे थे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा कि भाई जो इसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होता है, मेन टेनिडियम होता है जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन में अपना प्रमुख योगदान निभाता है। उसके साथ हमने देखा कि वहाँ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में पल्मोनरी सैक, न्यूकल लोब जैसे स्ट्रक्चर भी होती हैं। तो जो पल्मोनरी सैक है, टिनिडियम है, न्यूकल लोब है, ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, एक दूसरे से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है। और मेन जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ रेस्पिरेशन में, एक्वेटिक और एरियल रेस्पिरेशन में, उनमें मुख्यतया कौन होते हैं, टेनिडियम और पल्मोनरी सैक। टेनिडियम की हमने स्ट्रक्चर भी देखी थी और टेनिडियम के स्ट्रक्चर में हमने देख के क्या देखा था कि वहाँ जो टेनिडियल एक्सिस है उससे मल्टीपल नंबर में सीरियली कई सारे गिल लैमिना वहाँ हमें दिखाई देते हैं। और ये गिल लैमिले जो होते हैं वही मेनली रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ जो वाटर करंट आती है उस वाटर करंट में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वो डिजॉल्व ऑक्सीजन वहाँ जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से वो ट्रांसफ़र होती है और उसके साथ साथ जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। देखो यहाँ दो बात अलग है, एक नाम है रेस्पिरेशन और एक नाम है गैसियस सेक्शंस। दो चीज़ें अलग अलग हैं, आप जानते ही होंगे। रेस्पिरेशन और दूसरा है गैसियस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन का मतलब डिग्रेडेशन ऑफ फूड मटेरियल, डिग्रेडेशन ऑफ फूड मटेरियल। और इसके डिग्रेडेशन से क्या होती है, एनर्जी रिलीजेस एनर्जी। ये जो एनर्जी है ये इसके रिलीज होने से निकलती है। लेकिन गैसियस एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे नाम ही बता रहा है, गैसों का यहाँ पे वितरण यानी आदान प्रदान होता है। यानी O2 बाहर O2 अंदर आएगी और CO2 बाहर निकलेगी। तो मेनली हम यहाँ रेस्पिरेशन का प्रोसेस डिस्कस नहीं कर रहे, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए जो सिस्टम बना है उसको डिस्कस कर रहे। तो सिस्टम कब बनेगा, जब क्या होगा, यहाँ गैसियस एक्सचेंज करने वाली कोई स्ट्रक्चर हो और गैसियस एक्सचेंज होगा उसके बाद ही क्या होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। तो इसीलिए यहाँ टिनिडियम, पल्मोनरी सैक और न्यूकल लोब इस रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये स्ट्रक्चर होती हैं जो आपस में एसोसिएटेड होकर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो हम यहाँ आज बात करेंगे इसके रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म की बात करें तो जो पाइला है, पाइला उसमें हमें जो रेस्पिरेशन है वो बेसिकली दो टाइप का दिखाई देता है, एक एक्वेटिक और दूसरा एरियल रेस्पिरेशन। एक्वेटिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन और एरियल रेस्पिरेशन। एक्वेटिक रेस्पिरेशन में हमें वाटर करंट की ज़रूरत होगी और एरियल रेस्पिरेशन में हमें गैसियस एक्सचेंज की गैसेस की ज़रूरत होगी यानी एयर की ज़रूरत होगी। तो इन दोनों ही रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये न्यूकल लोब अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी न्यूकल लोब क्या होता है, जो आउटग्रोथ होती हैं वो आउटग्रोथ ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन द्वारा यहाँ ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंटल कैविटी है उस मेंटल कैविटी का जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से चाहे वाटर करंट हो चाहे एयर का फ्लो हो, वो एयर का फ्लो कहाँ पहुँच जाता है, बॉडी के अंदर पहुँच जाता है। और उस बॉडी के अंदर पहुँचने के बाद फिर अगर वहाँ वाटर करंट है तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन होता है और अगर एयर का फ्लो है तो हमें गैसियस एक्सचेंज होता है। तो जो आपका
एक्वेटिक रेस्पिरेशन है। अगर हम बात कर रहे हैं एक्वेटिक रेस्पिरेशन की, एक्वेटिक रेस्पिरेशन, एक्वेटिक रेस्पिरेशन की बात करें हम तो यहां जो ब्रैंकियल चैम्बर होगा, ब्रैंकियल चैम्बर, उसमें ये वाटर करंट जाएगी और जो ब्रैंकियल चैम्बर में जो टेनिडियम है, अभी बात की थी, तो टेनिडियम में ही क्या होगा, वहां पे हमें जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन है वो देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एरियल रेस्पिरेशन की, तो एरियल रेस्पिरेशन में पल्मोनरी चैम्बर काम में आएगा, पल्मोनरी चैम्बर। और ये जो पल्मोनरी चैम्बर है ये जुड़ा होगा पल्मोनरी एपर्चर से, पल्मोनरी एपर्चर से, और पल्मोनरी एपर्चर से ये एंटर कर जाएगा पल्मोनरी सैक में। किस में एंटर कर जाएगा? पल्मोनरी सैक में। यानी ये तीनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं और वहां जाके क्या होगा, जो गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ एयर फ्लो के फॉर्म में। तो इस तरह से ये जो पाइला है वो दो तरह से अपना जो श्वसन प्रक्रिया है उसको संचालित कर पाता है। तो हम इसकी मैकेनिज्म को अच्छे से समझने के लिए हमें यहाँ एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और उस डायग्राम में हमें ये दोनों जो ब्रैंकियल चैम्बर हैं और पल्मोनरी चैम्बर हैं, इन पल्मोनरी चैम्बर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डायग्राम के सहायता से। तो यहाँ हमें किस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, देखो। अब जो हेड रीजन है उसको मैं जस्ट इन्वर्ट कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ। यानी पहले हमने इस तरह का डायग्राम बनाया था, टेंटिकल्स, कंपाउंड आइज और इस तरह से। अब ये जो हेड का पोर्शन है, इस हेड के पोर्शन को मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूँ जिससे मुझे पोस्टीरियर रीजन में ब्रैंकियल चैम्बर और जो पल्मोनरी चैम्बर है वो दिखाई दे। ये इस तरह से माउथ, ये टेंटिकल्स हैं, ये आईज हैं, इसको मैं यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। ये यहाँ पोर्शन, ये टेनिडियल पोर्शन बना रहे हैं हम इस जगह। ये आउटर, ये मेंटल है, ये मेंटल कैविटी है और इसमें इस तरह से ये टेनिडियल एक्सिस बनाया है और इस एक्सिस से ये मैं बना रहा हूँ टेनिडियम के लैमेली। इस तरह से। तो टेनिडियल का डायग्राम तो हमने पहले ही देखा था कि वहाँ जो बीच की लैमेली है
वो सबसे लंबी होती है। उसके बाद जो दोनों एंड की ओर हम जाएंगे तो लैमेले यहाँ लगातार सीरियली छोटी होती चली जाएंगी। क्लियर है? तो ये हो गया टेनिडियम। और इसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है क्लियर है? तो ये माउथ है, ये मेंटल की कैविटी होगी। अब यहाँ इस तरह की ये दो ब्रॉड इस तरह की आउटग्रोथ होती हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, और इन्हीं आउटग्रोथ को कहते हैं न्यूकल लोब, ये आउटग्रोथ। क्लियर है? अब यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका मेंटल, ये है आपका टेनिडियम, ये है आपके इंटेस्टाइन, ये है आपका रेक्टम, और यहाँ ये इस तरह की एक ओपनिंग बनाएगा और उस ओपनिंग का नाम होगा एनस। और इसके साथ ही यहाँ इस तरह की ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और होगी, इसका नाम होगा वेजाइना। क्लियर है? और यहाँ क्या देखने को मिलता है, हमें एक सेपरेशन देखने को मिलता है, और ये सेपरेशन कहलाता है एपिटेनिया। एपिटेनिया, ये सेपरेशन क्या कहलाता है? एपिटेनिया। क्लियर है? तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें ब्रैंकियल जो चैम्बर है उसमें दिखाई देती हैं। इससे हम आगे बात करें, जो एट्रियल चैम्बर होगा, सॉरी जो पल्मोनरी चैम्बर होगा, उसमें जो मिडिल जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, जैसे हम बात करें इसकी, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा हमारा पल्मोनरी चैम्बर। पल्मोनरी चैम्बर। और एपिटेनिया यहाँ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, इससे इधर वाली जो क्षेत्र हमें रचनाएं दिखाई दे रही हैं वो पल्मोनरी चैम्बर के अंदर आएंगी, और ये वाला जो एरिया होगा ये कंप्लीट, ये कहलाएगा ब्रैंकियल चैम्बर। क्या कहलाएगा? ब्रैंकियल चैम्बर। तो अब जो पल्मोनरी चैम्बर है, ये पल्मोनरी चैम्बर यहाँ एक इस तरह की आउटग्रोथ हमें मिलेगी, और ये आउटग्रोथ इस पल्मोनरी चैम्बर से इस तरह की एक एपर्चर लाइक स्ट्रक्चर होगा, उस एपर्चर लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी होगी। क्लियर है? ये आगे की स्ट्रक्चर यहाँ जुड़ी रहती है। इस तरह से ये यहाँ इससे जुड़ी होगी। क्लियर है? ये आपका वही मेंटल है। मेंटल, ये जो स्ट्रक्चर है ये है पल्मोनरी सैक, और इसे कहते हैं न्यूमेटोफोर। या इसका एक नाम और है, इसका नाम है पल्मोनरी अपर्चर। क्लियर है? ये लेफ्ट साइड की न्यूकल लोब है, लेफ्ट न्यूकल लोब, और ये है राइट साइड की राइट न्यूकल लोब। क्लियर है?
ये है आपका माउथ वाला पार्ट, ये हैं आपके टेंटिकल्स, ये है सेकंड पेयर और इसे कह देते हैं हम फर्स्ट पेयर। ये आपकी आईज हैं, और यहाँ क्या होती है, एक स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है इस तरह से इस ही एरिया में। इसका नाम है ऑस्फेराइडियम। ऑस्फेराइडियम, क्या नाम है इसका? ऑस्फेराइडियम। ठीक है, इस तरह से जो हमें यहाँ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में टिनिडियम, पल्मोनरी सैक और ये न्यूकल लोब। तो हमने पहले ही बात की थी, टिनिडियम, पल्मोनरी सैक इसमें अंदर, और जो न्यूकल लोब हैं ये ही रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने में काम करती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ अगर हम बात करें एक्वाटिक रेस्पिरेशन की, एक्वाटिक रेस्पिरेशन की, तो एक्वाटिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले ये जो लेफ्ट न्यूक्लियर लोब है ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो मसल्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा रिट्रैक्टर मसल और प्रोटेक्टर मसल, उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये जो न्यूक्लियर लोब है, ये न्यूक्लियर लोब ये ट्यूब लाइक हो जाती है, ट्यूब लाइक, और ट्यूब लाइक होने के कारण यहाँ से जो वाटर करंट है, वाटर करंट वो एंटर करती है, एंटर। अब जैसे ही यहाँ से वाटर करंट एंटर करेगी, यानी वाटर करंट एंटर करेगी, तो वाटर करंट एंटर करने के बाद जो ऑस्फेराइडियम है, ऑस्फेराइडियम इससे टकराएगी। और ऑस्फेराइडियम क्या होता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, कई जो एनिमल पढ़े थे मोलस्का के ऑस्फेराइडियम एक तरह का सेंस ऑर्गन्स है। तो यहाँ जो वाटर करंट आ रही है उसमें डिजॉल्व्ड O2 यानी वाटर में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन डिजॉल्व है या नहीं, इसको रिकॉग्नाइज करता है। अगर सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो जो आगे की ओर क्या करेगा, ये आगे की ओर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन करके ये वाटर करंट को आगे भेज देता है। और आगे की जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, टेनिडियम है। और टेनिडियम में क्या प्रेजेंट है, जो लेमिना है वो प्रेजेंट है, और लेमिना की सरफेस पे पूरा जो वाटर है वो इसकी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, और सरफेस में कांटेक्ट होने के कारण लेमिना के साथ यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो वाटर से जो ऑक्सीजन है उसका यहाँ डिफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ जो ऑस्फेरेडियम है, तो ऑस्फेरेडियम यहाँ डिजॉल्व O2 को आइडेंटिफाई करेगा, यानी प्रॉपर अमाउंट में है नहीं है, यानी वाटर इस लायक है कि नहीं कि इसको रेस्पिरेशन के लिए काम में लिया जाए, तो आगे के लिए मार्ग प्रदान करता है। तो मार्ग प्रदान कब करेगा, जब ये मसल्स कौन से, प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होंगे, तो जो मेंटल कैविटी है, मेंटल कैविटी, उस मेंटल कैविटी में वाटर फ्लो होगा, यानी इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन होंगी तो वाटर का फ्लो होता है। और वाटर के फ्लो होने के साथ यहाँ जब ये वाटर आगे गति करता है तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे
कि जो मेंटल कैविटी की जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ इस तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं, और जिससे जो एपिटीनिया है, ये एपिटीनिया थोड़ा ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठने के बाद जो ऑस्फेरेडियम है उससे नीचे होते हुए पल्मोनरी सैक से यहाँ ये वाटर करंट कहाँ पहुँच जाती है, जो टिनिडियम है वहाँ पहुँच जाती है। तो यहाँ क्या होता है, जो टिनिडियम है, टिनिडियम वहाँ पर जब ये पहुँचेगी तो यहाँ क्या होगा, जो सीलिया है वो सीलियरी मूवमेंट करेंगे, सीलियरी मूवमेंट, और उस सीलियरी मूवमेंट के थ्रू एक वाटर करंट डेवलप होगी, वाटर करंट, और वही वाटर करंट जो गिल लैमिना है या गिल लैमिली हैं उनको जल वहाँ पहुँचा देती है। तो वो कैसे होते हैं, वाटर बाथ रहते हैं, यानी जल में नहाए हुए, यानी बार बार वहाँ वो बार बार जो वाटर है उसके कांटेक्ट में ये लगातार बने रहते हैं। कौन, गिल लैमिना। तो इस तरह से जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन है उसकी घटना वो पूरी तरह से यहाँ कंप्लीट हो जाती है। तो क्या प्रोसीजर होता है एक्वेटिक रेस्पिरेशन में, लेफ्ट न्यूक्लियर लोब, कौन सी, लेफ्ट न्यूक्लियर जो लोब है, यहाँ से क्या होगा, जब वाटर करंट एंटर करेगी तो ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर से जो वाटर करंट है वो अंदर एंटर करेगी, फिर जो ऑस्फेरिडियम है उसके कांटेक्ट में जब वाटर करंट आएगी तो वो वहाँ ये डिसाइड करेगा कि इसमें प्रॉपर डिसॉल्व अमाउंट में ऑक्सीजन है या नहीं। अगर उसे पता लगेगा कि ये फुली डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यहाँ सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो आगे जाके मूव करेगी, और वहाँ जो मसल्स होंगे, प्रोटेक्टर और रिटेक्टर मसल, वो जो मेंटल कैविटी है उसके वेंट्रल सरफेस को वहाँ पे उसकी जो वॉल्यूम है वो घटेगा और बढ़ेगा। उस वॉल्यूम के कम और ज़्यादा होने से जो मेंटल कैविटी है उसके अंदर और अंदर जाके वाटर करंट एंट्री करता है, और वाटर करंट कहाँ पहुँच जाती है, टिनिडियम में। अब जब टिनिडियम के कांटेक्ट में आएगी तो वहाँ जो सीलिया होंगे उन सीलिया में सीलियरी मूवमेंट होगा, एक पल्पिटेशन क्रिएट होगा, एक रिदम बनेगी, उस रिदम की वजह से वहाँ एक और जलधारा का निर्माण होगा, और वह जलधारा जितनी भी गिल लैमिना है, टिनिडियल जो एक्सिस पे जितने भी गिल लैमिना हैं उनको क्या करेगी, जल की आपूर्ति बराबर करेगी। और जब जल की आपूर्ति हो जाएगी तो वहाँ क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा तो राइट जो न्यूकल लोब है उस राइट न्यूकल लोब से जो जलधारा है, वाटर करंट है, वो शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि भाई जो पाइला है उसमें एक्वाटिक रेस्पिरेशन में जो टिनिडियम है वो ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, और टिनिडियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रैंकियल चैम्बर में, क्योंकि गिल जो स्ट्रक्चर है वो एक्वाटिक हैबिटाट के एनिमल के लिए रेस्पिरेशन के लिए जरूरी रचना होती है। और यहाँ जो गिल लैमिना है, यहाँ पे जो सीलिया होंगे, हमने बात भी की थी गिल लैमिना की, क्या बात की थी कि यहाँ पे गिल लैमिना में क्या होते हैं, जो अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो यहाँ गिल लैमिना में सीलेटेड सेल्स होती हैं, और उन सीलेटेड सेल्स की वजह से ही यहाँ सीलियरी मूवमेंट होता है और एक नई जलधारा उत्पन्न होती है, और वही जलधारा किसको नहलाती है, गिल लैमिना को बार बार वो उसके कांटेक्ट में आती है। तो जो पाइला है उसका टिनिडियम कैसा बताया था हमने, टिनिडियम मोनोपेक्टिनेट टाइप का, किस टाइप का है, मोनोपेक्टिनेट टाइप का, और मोनोपेक्टिनेट टाइप का होने की वजह से यहाँ एक ही साइड में हमें वाटर करंट वापस जाती हुई दिखाई देती है। मोनोपेक्टिनेट का क्या मतलब था, मोनोपेक्टिनेट का मतलब है जैसे एक गिल है और ये इसका एक्सेस है और यहाँ से इस तरह की आउटग्रोथ है, और ये ही आउटग्रोथ आपकी क्या कहलाएगी, गिल जो स्ट्रक्चर है उसका नाम गिल लैमिना, क्या कहलाएगी, गिल लैमिना। तो ये गिल लैमिना है, ये तो ये सारे क्या हैं, लैमिली।
लेकिन ये एक ही साइड है, इधर की साइड नहीं है, इसलिए इसका नाम हो गया मोनोपेक्टिनेट। और अगर हम इसका एक गिल लेमिना का क्रॉस सेक्शन बनाएं तो हमें यहाँ क्या दिखेंगे, सीलिया ही तो दिखेंगे, और इन सीलिया के मूवमेंट होने से वाटर करंट इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, तो जितने भी गिल लेमिना है उसकी पूरी सरफेस पे कौन आ जाएगा, जल आता है। और जल के आने से, इसका कांटेक्ट होने से यहाँ आसानी से गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। और इसी तरह से जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन है उसकी प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आज हमने जो पाइला है उसमें उसका रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म डिस्कस किया, जिसमें हमने बात की विशेष तौर पे एक्वेटिक रेस्पिरेशन यानी जलीय श्वसन की। आगे हम बात करेंगे इसमें जो वायवीय श्वसन है उसके बारे में, और जो नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।